नमस्कार, मैं संजीव चंदन। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एनडीए का कुनबा बिखरा। दरअसल राजनीति में कोई भी एक दिन नहीं, कोई भी एक लम्हा फाइनल नहीं होता है। और खास करके जब चुनावी राजनीति हो तब तो ये प्रसंग, ये बात और ज्यादा लागू होती है। वजह साफ है कि अभी तो चिराग पासवान ने जो नया नया ताजा ताजा स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद एनडीए के कुनबे में भी बवाल है और बिहार की पॉलिटिक्स में भी बवाल है। दो तीन बातें उन्होंने कही। एक बात तो उन्होंने कही कि बिहार उनको बुला रहा है, उनका मन बिहार में लगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट 2020 में कहा करते थे, और कहा करते थे तो फिर देखा उन्होंने कैसे नीतीश जी को डैमेज किया। ये सब कथा है, उस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि बिहार में उनको मन लगता है, बिहार बुला रहा है। तो उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे, ये बातचीत चल पड़ी कि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं हैं, जो राष्ट्रपति से मिलने जुलने की भी कुछ खबरें आ रही बीजेपी के, और तो वैसे में ये बात सामने कही जा रही है कि हो सकता है चिराग पासवान इस्तीफा दे दें और बिहार आ जाएं। बिहार आ जाए तो बिहार में मन लगता है। तो सीएम पद को लेकर के एक बात हो रही है कि उन्होंने अपने को सीएम फेस के तौर पे रेस में उतार दिया है। बीजेपी के लोगों ने उनका स्वागत किया। जब ये बात आई तो एक आध नेताओं ने उनका स्वागत किया, लेकिन एक नेता है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, उनका एक बयान आया, संदर्भ अलग से संदर्भ में, लेकिन ये बयान आया कि नेता, अभिनेता और विलेन यहाँ कोई जगह नहीं है, तो जनता उन्हें नहीं पसंद करने वाली है। अब आप समझ सकते हैं, चिराग पासवान अभिनेता रहे, तो ऐसा क्यों? ये तमाम जो घटनाक्रम हैं, ये बताते हैं कि एनडीए के भीतर एक खलबली फिर से होने वाली है। ये जो तमाम घटनाक्रम हैं, वो हमारे दावे को, स्त्री काल के दावे को, मेरे दावे को, या हमारे पैनलिस्टों के दावे को भी, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम किया था कि मार्च में नीतीश कुमार सीएम फेस, लेकिन अक्टूबर में रह पाएंगे क्या? नवंबर में चुनाव है। तो हमने इस शीर्षक के साथ और इसी दायरे में एक बार बात की थी। तो उसका एक खास लक्षण जो है, चिन्ह जो है, दिखाई पड़ने लगा है। तो क्या इस बार फिर से चिराग पासवान की उम्मीदें अंगड़ाई ले रही है? क्या इस बार चिराग पासवान फिर से चाचा का खेल बिगाड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान इस बार फिर से, हालांकि उन्होंने कहा था हनुमान को लेकर के भी वो सफाई दे चुके, हनुमान वाले प्रसंग में फिर से एक अवतार में सामने आने वाले हैं, यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होने वाला है। हालांकि चिराग पासवान यंग है, एनर्जेटिक है, 5% का उनका वोट बैंक है, और बहुत कुछ वो ताल साधने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान नेताओं को। हमने यहां बात की है इस त्रिकाल में कि उन्होंने किस तरह से शहाबुद्दीन के बेहद करीबी लोगों को शामिल कराया, एक मुस्लिम लीडर को शामिल कराया अपने यहां, और उनके हम लोग जानते हैं, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि एलजेपी का अपना जो आधार, उनका जो समर्थक वर्ग है, वो कौन लोग हैं पासवानों के अलावा। निश्चित तौर पे 5% का वोट बैंक उनकी तरफ है। तो इन सारी चीजों पे आने वाले एक घंटे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब के आधार पे क्या सीएम रेस में चिराग पासवान यदि उतरते हैं तो अपनी राजनीति को आगे ले जा पाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? क्या महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं, या एक कयास और है, काफी पहले से है, सूत्रों के अनुसार बातचीत भी होती रही है, प्रपोजल भी आता जाता रहा है, वह है प्रशांत किशोर। यदि प्रशांत किशोर के साथ, प्रशांत किशोर को चिराग पासवान मिल जाते हैं, चिराग पासवान को प्रशांत किशोर मिल जाते हैं, तो चिराग पासवान नेता हैं और प्रशांत किशोर मैनेजर हैं। उनकी एक पार्टी होगी, लेकिन मैनेजर की भूमिका उनको तो कम से कम उस भूमिका में, और कई बार उनका दावा भी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे जब 243 सीटों पे नहीं लड़ेंगे? तो कम से कम 50 या 100 सीट पे भी नहीं लड़ेंगे तो आपको बिहार में मन लगे या जो हो, या डिप्टी सीएम की दावेदारी है।
क्या सब है, इन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ एक पैनल है, समृद्ध पैनल, जो बिहार की खबरों पर, बिहार के अंदर खाने की खबरों पर, बिहार के सतह पे आ गई खबरों पर नजर रखते हैं, बारीक नजर रखते हैं। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं, आएंगे, सबसे पहले आप ही से ओपनिंग करेंगे। हमारे साथ हैं विनय ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्रीकाल के संपादकों में। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी चर्चा हो रही है पटना में भी आपकी, लोग पूछ रहे हैं आपके बारे में, कल ही एक जगह। तो जल्दी आइए, पटना भी आइए। और पूछ इसलिए रहे हैं कि उनकी बड़ी प्रशंसा मुझे मिली कि विनय जी के क्या विश्लेषण बेहद संतुलित और बेहद जानकारियों से और उससे भरा होता है। डॉक्टर संजय कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हेमंत जी से बात शुरू करते हैं। हेमंत जी, बात को ऐसे ही जाने क्यों दिया जाए? जब उन्होंने कहा कि बिहार उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बाद वो कह रहे बिहार में मन लगता है। दूसरी तरफ दिल्ली में ये भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, कुछ जा सकते हैं, कुछ आ सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। उस वक्त में ये बात कहना, और तब जब नीतीश जी और लालू जी का एज अब खत्म हो रहा है, मतलब अब नए युवा चेहरे हैं, उसमें अपने को रेस में उतारना, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? क्या ये दांव, या किसी ने जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना? हेमंत सर। धन्यवाद। चिराग पासवान को लेकर के मैंने जो अपनी धारणा बनाई हुई है, उसमें यह स्पष्ट है कि उनकी जो बनावट और बुनावट है चिराग पासवान की, जो उनकी सज धज है, उसके हिसाब से चिराग पासवान कभी भी सोशल जस्टिस के लाइन पर नहीं जा सकते। तो जाएंगे कहाँ? तो वो हिंदुत्व के लाइन पर ही रहेंगे हमेशा। उसी की पिच पर वो खेल सकते हैं। उन्होंने उसी के अनुसार अपने को ढाला हुआ है। वो भले ही रामविलास पासवान के बेटे हों, लेकिन रामविलास जी भी लंबे समय तक बीजेपी के संसदीय वाली सरकार में शामिल रहे, और वहां रहते हुए भले ही वो पोजिशनिंग कई मुद्दों पर वो करते रहे अपने आप को कि वो कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन अंततः वो बीजेपी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते रहे। आज की तारीख में अगर बीजेपी को इतनी स्वीकार्यता मिली है, तो उसके पीछे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया है। उसमें रामविलास पासवान को भी मैं गिनता हूँ। उसके लिए उनको एक्सक्यूज नहीं दिया सकता है। तो उनके पुत्र जो है चिराग पासवान, वो बीजेपी के और खास करके मोदी जी के बिल्कुल ट्रस्टेड एंड टेस्टेड वो हनुमान है। उन्होंने एक तरफा घोषणा कर रखी है कि वो मोदी जी के हनुमान है। अभी हो सकता है अभी फिर कहना शुरू करे, अभी तो वो लंबे समय से हनुमान वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उस समय भी बीजेपी का एक हिस्सा जो था वो उस चिराग पासवान की घोर आलोचना कर रहा था, और कह रहा था कि चिराग, उसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल थे चिराग पासवान की आलोचना करने वाले लोगों में। लेकिन अंततः हुआ क्या? अंततः हुआ ये कि चिराग पासवान ने नीतीश जी को काफी डेंट पहुंचाया, और उसके बाद वो मोदी जी के साथ खड़े हो गए मजबूती से। मोदी बीजेपी को उससे फायदा हुआ, और उनके जितने लोग थे जो उनके साथ आए थे, बीजेपी से आरएसएस से तक से लोग आए थे, वो सब लोग धीरे धीरे उसके अपने अपने कुनबे में वापस चले गए। उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो सिर्फ दिखावा थी, ये साबित हुआ, क्योंकि 2-3 महीने के भीतर सभी लोगों को बीजेपी ने अपने इसमें वापस ले लिया। तो ये साबित हो गया कि बीजेपी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश जी को डेंट पहुंचाया है। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि चिराग पासवान ने अचानक बिहार को केंद्रित करके बयान दिया कि मुझे मेरा बिहार बुला रहा है। तो जिस तरह मोदी जी को वाराणसी और बनारस बुला रहा था, उसी तरह चिराग पासवान को लगता है कि उनका बिहार उनको बुला रहा है। किस बात के लिए बिहार बुला रहा है भाई आपको? अभी जो दलितों के खिलाफ इतनी हिंसक घटनाएं हुई है,
आपकी पार्टी के लोग शामिल हैं, ऐसे वैसे लोग नहीं, बल्कि पार्टी के पदाधिकारी हैं। और आपने उस मामले को यह कहते हुए ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की कि जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई होगी। न कोई जांच हुई, न कोई उसकी रिपोर्ट आई, कुछ नहीं हुआ। उनकी बिरादरी के लोग हैं, उनकी बिरादरी के बहुत ही मासूम बच्ची की हत्या हुई, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, कुछ नहीं इन्होंने किया। तो ये किस लेवल पर जाकर कंप्रोमाइज कर चुके हैं, इससे ये साफ साफ दिखाई देता है। ये अपने आप को अपर कास्ट के नजदीक बहुत अधिक नजदीक ले जाने की, नजदीक साबित करने की कोशिश करते हैं। और मैं मानता हूं कि इनकी जो पूरी सज धज है, उसमें ये ब्राह्मणवाद की गुलामी का एक तरह से ये पट्टा दिखाई देते हैं कि इससे बेहतरीन पट्टा और कोई नहीं हो सकता है ब्राह्मणवाद की गुलामी का और जातिवाद की गुलामी का। तो अभी जो चिराग पासवान कर रहे हैं, वो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी फिर इनको आगे कर रही है। वह इसलिए कि नीतीश जी के सुपुत्र जो निशांत हैं, उन्होंने लगातार जो बयानबाजी की है, वो बीजेपी को डराने वाला है। उसमें क्या है कि लगातार जो वो कह रहे हैं कि हमारे पापा को 2010 जैसा बहुमत दीजिए। वो क्यों नहीं सिर्फ बहुमत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, 2010 की रट क्यों लगा रहे हैं? 2010 की रट जब लगा रहे हैं तो उसके पीछे साफ साफ है कि 2010 में नीतीश जी को बहुत ही थम्बिंग मेजोरिटी मिली थी, और बीजेपी और उसमें राइज जो थी, जो भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो उस चुनाव में नीतीश जी की पार्टी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो ये 2010 की जो रट निशांत लगा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं। इस बार जो ये कहा जा रहा था कि नीतीश जी, चाहे अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश जी को कट टू साइज किया जाएगा, उनकी पार्टी को कम सीटें दी जाएंगी। और ये थोड़ा स्वाभाविक भी लग रहा है कि क्या नीतीश जी आज की तारीख में बहुत बार्गेन करने की स्थिति में है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये तय हो गया कि बराबर बराबर लगभग हो गया। तो बराबर बराबर इसलिए हुआ कि उस समय की स्थितियां दूसरी थी। उस समय के तमाम जो इंटरनल सर्वे थे और दूसरे जो सर्वे थे, उस सर्वे कंपनियों के जो सर्वे थे, उसमें बीजेपी की हालत बहुत खराब थी और मोदी जी को डर था कि शायद हमारी वापसी नहीं होगी। तो उन्होंने नीतीश जी जैसे एलायंस की बात मानी, कमजोर एलायंस की भी बात मानी, और उनकी बहुत ही अस्वस्थ मानसिक अवस्था के बावजूद उनको साथ लेकर के घुमाया और उनको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में ऐसा ही होने वाला है? मैं समझता हूँ कि विधानसभा चुनाव में ऐसा होता हुआ इसलिए नहीं दिख रहा है कि बीजेपी ने बहुत लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद कमबैक किया और हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली की विजय ने उसका मनोबल काफी बढ़ाया हुआ है। और जिस तरह की तैयारियां बीजेपी यहाँ पर कर रही है, उसमें नीतीश जी की तरफ से किसी भी तरह का चैलेंज, चाहे उनके एवज में उनका पुत्र अगर कोई चैलेंज लेकर के सामने आ रहा है, तो उसकी काट मुझे लगता है कि चिराग पासवान के रूप में पेश की जा सकती है। और ये इलेक्शन को मल्टीपोलर बनाने की कोशिश हो सकती है, या एक चेहरा ला करके सामने में उस डिस्कोर्स को उसमें अलग अलग चेहरे को लाया जा सकता है। अभी जो डिस्कोर्स में है वो नीतीश भी है, तेजस्वी भी है। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें 2-3 बातें और स्पष्ट करिएगा। एक तो पहले एक साथी हैं, वो कह रहे हैं हमारे थंब को लेकर के कि जलेबी मोड़ क्यों लिखा है, बिहार की राजनीति तो गोलगप्पे जैसी हो गई है। नहीं, गोलगप्पे जैसी तो होगी ही नहीं। कोई एक निगलने वाला तो इसको है नहीं। और झारखंड के इलाके में जलेबी मोड़ है, तो इसीलिए वो है कि भाई बिहार की राजनीति जलेबी मोड़ की तरह बन गई है। और वो कब जिग-जैग गाड़ियां चलेंगी, तो बहुत कुछ अभी होने वाला है। इसलिए स्त्रीकाल भी देखते रहिए और हम लोगों का विश्लेषण भी देखते रहिए। नेताओं पर नजर भी रखिए, खबरों पर भी रखिए, अपना आंख नाक कान भी खुला रखिए। तो मैं ये कह रहा था अमन जी कि देखिए 2010 में रामविलास जी के पास महज 3 सीटें थी। अब रामविलास जी की बात करनी पड़ेगी जब 2010 की बात हो रही है। तो 2005 में उनके पास 29 सीटें थी। 2020 में इन्होंने, चिराग जी ने सारे प्रयोग किए, 0 सीट पर चले आए। हालांकि इनकी राजनीति भी खतरे में आ गई थी, लेकिन इन्होंने अपने को हनुमान बनाए रख करके अपनी वापसी कर दी। कहानी तो इनकी इतनी है। अब ये अचानक से आए, तो इसमें एक सवाल, पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि ये पीछे से बीजेपी कर रही है?
दूसरा सवाल मेरा यह है कि भाई युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, तमाम लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं, 5% का वोट बैंक है और लोकसभा में उन्होंने अपने को प्रूव कर दिया है। तो वैसे में उनकी अपनी आकांक्षा क्यों नहीं हो सकती है, और वह यदि आकांक्षा होगी तो कितनी सीटों से होगी? हेमंत जी पूरी। देखिए, मुझे इसमें चिराग पासवान की आकांक्षा कम दिखाई दे रही है, इसमें साजिश की बू मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आज की तारीख में इन लोगों ने अपनी आकांक्षा, अपना स्वाभिमान मोदी जी के साथ नत्थिक किया हुआ है, इसलिए ये कुछ बहुत अधिक बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। जो मिलेगा वो रख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। कुछ परसेप्शन बनाने के लिए कुछ ऊपर कुछ करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ना तो जीतन मांझी को कर सकते हैं, न ही चिराग पासवान कर सकते हैं, न उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। जो कुछ ले दे करके जो है उसमें है कि निशांत क्या करेंगे। तो निशांत को लेकर के जो बीजेपी एक तरह से अंदर से जो चैलेंज फील कर रही है, कि उनको लग रहा था कि नीतीश जी की जो नाव है वो डूबती हुई दिख रही है। ऐसे में अचानक एक तिनके का सहारा के रूप में निशांत आ रहे हैं सामने, और जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक उनके साथ एक सहानुभूति भी है, पिता की लिगेसी भी है, और एक उनके मतदाता वर्ग की एक सहानुभूति भी है उनके साथ। एक क्रॉस द उसमें कास्ट, उसमें ये देखेंगे कि आप कि जब नीतीश जी को लेकर के जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, उस बीच में अचानक जब निशांत आगे आते हैं, तो एक पूरे जेडीयू के भीतर का एक बड़ा हिस्सा जो है, जो खास करके अपर कास्ट नहीं है, उसको लगता है जो पिछड़ी दलित जातियां उनके साथ हैं, जो जितना भी, उनको लगता है कि ये नीतीश जी का एक विकल्प सामने आ रहा है, और वो काफी हर्षित होते हैं। तो ये एक जो चेहरा है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी की जो उम्मीदें हैं उसमें उससे उसको भय लग रहा है। उसको लग रहा है कि अचानक ये क्या हो रहा है, कि 2010 की रट क्यों लगाई जा रही है। ऐसे ही सिंपल सी बात कोई करता है कि हाँ हमारे पिताजी ठीक है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसे अभी हाल में उन्होंने कहा था कि अमित शाह अंकल ने कहा है कि हमारे पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये इस तरह की बातें भी होती रहती, लेकिन जो कैलकुलेटिव बात जो दिखाई दे रही है, उसमें आप सही कह रहे हैं कि उस दौरान अगर चिराग के और उनके पिताजी के पार्टी के परफॉर्मेंस को भी देखा जाए, तो बहुत ही कमतर स्थिति में वो थी 2005 को अगर छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद तो बिहार विधानसभा में बहुत ही डिक्लाइनिंग पोजीशन में रहे वो, बिहार विधानसभा के चुनाव में। तो ये एक है। तो आखिरकार चिराग पासवान को सामने ला करके, लेकिन उसमें एक पहलू ये भी अब है कि कुछ लोग बीजेपी की, जिसमें विजय सिन्हा का नाम आ रहा है, कि वो कह रहे हैं कि यहाँ बिहार को अभिनेता नहीं नेता चाहिए। तो निश्चित रूप से नेता, अभिनेता और विलेन नहीं चाहिए। हाँ, वो उन्हीं के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि बीजेपी बहुत सारे मसलों को टेस्ट करने के लिए वो छोड़ती है, और उस पर अपने लोगों से उसकी आलोचना भी करवाती है, ताकि सेफ साइड गेम आगे जारी रहे। तो इसमें आप दोनों नहीं मान लेना चाहिए कि बीजेपी। जी 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 बोलिए। हाँ, मान आपने लेना कहा था चाहिए। कि नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी में कोई इसको लेकर के आंतरिक कलह हो गया हुआ है, बल्कि बीजेपी इसको, मैंने कहा ना कि जब 2020 में चिराग वाला मॉडल अपनाया गया था, तो उस समय बीजेपी के लोग आलोचना कर रहे थे। एक बड़ा हिस्सा आलोचक के रूप में था, लेकिन वो आलोचना सिर्फ आलोचना थी, उसमें कुछ नहीं था बस। बिल्कुल, बल्कि उन्होंने और जो है लोगों को वहां पंप अप भी किया। अब विनय सर, लेकिन ये आएंगे हेमंत जी आपकी ओर। ये सब कुछ आप इसी फॉर्म में देख रहे हैं। एक सच तो है, यदि यह भी सच है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, तो यह सच तो है कि एनडीए का कुनबा बिखर चुका है या बिखरेगा आने वाले दिनों में। वजह यह है कि नीतीश जी टारगेट हो रहा है ना। फिर तो यदि बीजेपी ये खेल कर रही है, तो नीतीश जी को ये बात तो देर में सवेर समझ में आ रही है। मार्च में अमित शाह घोषित करते हैं और वो अक्टूबर में नहीं रहेंगे, उनका जो बेटा बोल रहा है। और यदि उनका बेटा कह रहा है कि 2010 जैसी स्थिति दीजिए, तो 2010 में एक और कथा हुई थी। वो है कि 2010 के बाद, 2010 में एग्जैक्ट नहीं हुई थी, कि मोदी जी का भोज कैंसिल हो गया था। तो बीजेपी इतना बड़ा ऐसा क्यों चांस लेगी कि वो उनको उतनी बड़ी सफलता मिल जाए। तो बीजेपी का खेल, या चिराग पासवान एक छलांग लेने की अपनी कोशिश कर रहे हैं।
क्या देख रहे हैं विनय सर? धन्यवाद संजीव जी। देखिए एक चीज और उसमें जोड़ दूं, चिराग पासवान यदि सीएम कैंडिडेट होते हैं तो पशुपति पारस की पॉलिटिक्स तो पैक हो जाएगी, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है कि पासवान जाति जो है वो कम से कम अग्रेसिव वोटिंग की तरफ आ सकती है। जी विनय सर, फिर आएंगे संजय जी। एक बात तो तय मान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस जो है उनकी अपनी कोई राजनीति नहीं है। जो जैसे जो कहते हैं ना कि तारों की अपनी रोशनी होती है और चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूरज की रोशनी से ही उसमें रोशनी होती है। तो दोनों ही चाहे पशुपति कुमार पारस हो या चिराग पासवान हो, दोनों की जो एनर्जी जो है या लिगेसी जो है वो रामविलास पासवान की है, पर उसमें जो ज्यादा क्लेम जो है वो चिराग पासवान का है। अब जो हेमंत जी जो बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरह की प्लानिंग और टेस्टिंग की बात हो रही है, तो इसमें मेरे हिसाब से दोनों मिक्स बात है ना। एक तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि थोड़ी बहुत जो है चिराग पासवान को क्रेडिबिलिटी भी मिले। जो नाराज तबका है, जो चाहे जो चिराग पासवान के जो मुस्लिम वोटर्स हैं या जो बाकी जो सामाजिक न्याय वाले जो वोटर हैं, उनके पास वो कंफर्टेबल पोजीशन में हो चिराग पासवान के साथ जाने में। दूसरी बात जो ये है कि ये बात सही है कि अभी जितने भी लोग जो पीएम सीएम के कैंडिडेट के रूप में, दावेदार के रूप में सामने आए, उसमें सबसे मजबूत स्थिति जो है तेजस्वी यादव की है। वो ऊर्जा के लेवल पे भी, राजनीतिक बयानों के स्तर पे भी और समझदारी के स्तर पे। बाकी जितनी कवायद है वो है कि कौन कितनी ताकत हासिल करेगा ताकि वो बाद में कितनी बार्गेनिंग कर पाए। जहां तक ये बात है कि नहीं, लेकिन आप भले ही अलग खेमे में हैं चिराग पासवान के भी बयानों को समझदारी से आप अलग नहीं मान सकते, क्योंकि वो बड़ा सद करके जब बहुत बुरे दिन आए तो वो हनुमान की तरह लटक गए पांव में और अपनी राजनीति बचा के ले आए, चाचा को डिफीट कर दिया। नहीं, वो मैं देखिए चिराग पासवान जो है उनकी समझदारी कम है, इसमें कोई ये नहीं है। देखिए उनकी जो समस्या है वो समस्या ये है कि वो जो एलिट वर्ग है, जो उसके जो बाकी चीजें जो है वो चिराग पासवान में है। वो चाहे बोलने का बात हो, जो चेहरा के बात हो, एनर्जी की बात हो, वो सब तो वो क्वालिफाई करते हैं। पर उनकी जो समस्या है वो समस्या ये है, जिस स्थिति में प्रकाश अंबेडकर है कि वो पूरी अंबेडकर पॉलिटिक्स को वो अपने पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वहां उस पोजीशन से चिराग पासवान जो है वो उस स्थिति में जाना चाहते हैं कि कम से कम उनके जो वोटर्स जो हैं, जो पासवान वाले वोटर्स जो हैं, वो पूरी तरह से लामबंद होकर के उनके पीछे आए। तो चिराग पासवान अपनी जितनी जो उनकी जो राजनीतिक शिकार की जो कला है उसको वो पैनापन देना चाहते हैं। और बाकी राजनीति में आप देखिए बीजेपी को अगर वो सूट करता है, क्योंकि उनको जब सीएम बनाना की स्थिति में जब वो होंगे तो निश्चित तौर पर वो किसी सवर्ण फेस को नहीं सामने रखेंगे। उनको भी एक दलित चेहरा चाहिए होगा उनकी अपनी राजनीति को आगे ले जाने के लिए। अभी चूंकि उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है तत्काल, तो वो ये प्रयोग कर सकते हैं। हमारे सामने मधु कोड़ा का उदाहरण है झारखंड में। उन्होंने बल्कि एक बात और कह दी, उन्होंने उसी में ये भी कह दिया कि हमारे पिताजी ने इस्तीफे भी दिए हैं। हालांकि उसकी सफाई बाद में उन्होंने दिया कि वो जो यूपीए अलायंस के उसको लेकर के दिया, लेकिन अंततः उन्होंने सारी बातों में ये बात आप कह रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो इस्तीफा दे करके क्या आप देख रहे हैं कि वो बिहार में आकर के अपनी पार्टी को हालांकि पार्टी को उन्होंने कोई मजबूत नहीं किया, वो हनुमान बन गए, उन्होंने कोई संगठनात्मक ढांचा आगे नहीं बढ़ाया। अभी संजीव जी वो जो कह रहे हैं कि मेरा मन बिहार में लगता है, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको मन लगता है या नहीं लगता। उनको ये बात पता है कि अगर उनको राजनीति
करनी है लंबे समय में, तो उनको ग्रास रूट पे जाकर के उनको अपनी राजनीतिक ताकत बटोरनी पड़ेगी। रामविलास पासवान जो है वो एक सामाजिक आंदोलन से आए थे और लंबे समय तक बिहार में उन्होंने राजनीति की थी। उसके बाद जो उनका जो कद था वो बगैर बिहार में गए उनकी जो राजनीतिक पूंजी जो थी वो इंटैक्ट रहती थी। बल्कि पिता पुत्र में एक फर्क है, पिता हाँ। पुत्र में फर्क है कि यदि सीएम कैंडिडेट चिराग पासवान हो भी जाएंगे तो हाँ। एक सेंसेशन जो है वो उस तरह से जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि ये इनके बारे में, आपके प्रकाश अंबेडकर के बारे में, तो वो हाँ। उसी तरह का होगा। सेंसेशन पासवानों के बीच भले ही दौड़ जाए, लेकिन कोई अंबेडकरी जमात में या पूरा दलित लेकिन रामविलास जी का था कि रामविलास जी जब चेहरा हो जाते किसी भी दौर में तो पूरे देश में एक सेंसेशन दौड़ सकता था। इतना कम से कम उन्होंने एक दौर में बना के रखा। रामविलास जी के पास में वो एक सुविधा थी ना कि उनकी जो सोशल लोकेल था उनका, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं था। भले वो अपनी राजनीति के लिए जो है भूमियारों को हमेशा साथ लेकर के चले, बाहुबलियों को, अभी भी वो स्थिति है। चिराग पासवान के पास ये सहूलियत नहीं है, उनके ऊपर जो उनका जो सोशल लोकेल है, इसीलिए वो बार बार जब बिहार में जाते हैं तो अपनी जो दूसरी जो पत्नी, जो पहली पत्नी जो रही रामविलास पासवान, उनसे वो मिलने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो सवालिया निशान है कि वो एक सवर्ण माँ की संतान है, उससे वो बाहर आने की लगातार कोशिश करते हैं, है ना। तो वो एक बात है उनके साथ में। तो और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो समर्थकों का जो दायरा है उसका विस्तार हो। तो आगे वो कितनी ताकत हासिल कर पाते हैं इस पर निर्भर करे, क्योंकि उनके पास दिखाने को बहुत कुछ नहीं है। मंत्री के रूप में भी उनकी बहुत उपलब्धियां नहीं है और ना ही उनके पास में सामाजिक आंदोलन के दौरान कोई ऐसी चीज साबित करने के लिए, दिखाने के लिए। रामविलास पासवान जी के पास में दिखाने को बहुत कुछ था। बिल्कुल, कई मामलों में, बल्कि वो नेशनल लीडर के तौर पे भी दलित आंदोलन को एक साथ लाने की कोशिश भी करते रहे। उनके एफर्ट्स अलग थे। विनय जी आते हैं आपके, कोई और बात कहनी हो जी इस राउंड में, अदरवाइज दूसरे राउंड में। ये बात नहीं, मतलब जो उनकी जो सोशल पोजीशनिंग है, वो कई सारे सवालों से छुटकारा चाहते हैं बिहार में घूम करके और अपनी स्थिति मजबूत करना। आपने जिस ओर इशारा किया है प्रशांत की, वो तमाम बैक हैंड डीलिंग में वो बैकडोर डिप्लोमेसी जरूर चल रही हो, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ही है कि वो किसी भी तरह जो है वो इस जो सामाजिक न्याय वाली राजनीति की जो धारा है उससे बिहार की राजनीति को बाहर निकाल करके ला पाए। बिल्कुल, हम तो अक्सर कहते हैं कि मेरा वो टेक ऑफ है किसी भी राजनीतिक समझ के लिए इस बार 2025 के लिए, वो है मोहन भागवत का स्टेटमेंट कि दुर्भाग्य बहुत दिनों तक नहीं रहता है। उस दुर्भाग्य का अर्थ होता है कि उन्हें साधना है, लालू जी और नीतीश जी दोनों को ही सीन से हटाना है, आरजेडी और जेडीयू को कैसे मैनेज करें ये देखना है। खैर संजय सर, एक नंदलाल जी कह रहे हैं, बाकी सारी आप टिप्पणी करिएगा इन सारे घटनाक्रमों पे जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। नंदलाल जी कह रहे हैं कि क्या चिराग पासवान के कैंडिडेट की घोषणा पर बिहार के मतदाता विश्वास कर लेंगे कि सीएम बना दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा मामला है। हालांकि यदि 243 सीटों पे लड़ेंगे तो एक संभावनाओं का ये हो सकता है कि कितनी सीटें ये ला सकते हैं, क्या होता है, इसको भी, ये सवाल को भी ले लीजिएगा। और जो घटनाक्रम है जो हेमंत जी ने कहा, विनय जी ने कहा, उससे जी संजय जी। आप सभी को नमस्कार और अपने सभी आउटसाइड पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, ये चुनाव का समय जब नजदीक आता है तो तमाम सारे महत्वाकांक्षी जो नेता हैं, वो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल 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 ठीक है जी। तो जब भी चुनाव का समय नजदीक आता है तो इस प्रकार की महत्वाकांक्षा सामने भी आ जाती है। राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो राजनीति में किसी को भी सपने देखने का हक है, भाई लोकतंत्र है, लेकिन सवाल उठता है कि यह संजय जी अब ये सपना नहीं देख रहे हैं, अभी एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं
कि अब ये सपना चिराग पासवान ने सोते हुए देखा या जागते हुए देखा है, पता नहीं। मैं हेमंत जी की बात आज मेरे को सही लग रही है कि देखिए, ये एक प्रकार से चिराग पासवान को भाजपा ने एक हथियार के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे रीजन है। देखिए, 5% के आसपास का अगर वोट है, कल को अगर महागठबंधन के तरफ चले जाते हैं चिराग पासवान, या अकेले दम अपना चुनाव लड़ते हैं, अकेले दम देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ से लड़ते हैं और सीट शेयरिंग और तमाम सारी चीजें होती है, चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, अंततः वो फिर से भाजपा की गोद में चले जाएंगे। मुझे जरा भी कोई संकोच नहीं है, ये पूरी तरीके से। हाँ, ये संभावना तो कई दलों के साथ बनी रहेगी, मुकेश सहनी के साथ भी बनी रहेगी। यदि इधर चीजें नहीं बनी तो उधर चले नहीं, वो ठीक है। हाँ, मुकेश सहनी के साथ रहेगी, लेकिन मुकेश सहनी के साथ और चिराग पासवान में फर्क है भाई। मुकेश सहनी जो है वो अपनी जमीन अभी जमा रहे हैं, अभी पूरी तरीके से जमा नहीं है। दूसरी चीज, कभी उनको भाजपा के द्वारा एक प्रकार से धोखा मिलता है, कभी महागठबंधन की तरफ से भी मिलता है, तो अभी उनके पांव पूरी तरीके से नहीं जमे। अभी तो अपनी राजनीति के ककहरा और जो थोड़ा सा उसके आगे का पार्ट है, सिर्फ उस लेवल पे भी पहुंचे हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री का शब्द यूज कर रहे हैं, और जो वीआईपी पार्टी है वो कोई मुख्यमंत्री का दावा नहीं कर रही है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार हमें बुला रहा है, और हमारे पिताजी केंद्र की राजनीति करते थे, और मैं तो राज्य के राजनीति में ज्यादा रुचि लेता हूं। इस प्रकार की बातें अगर वो कर रहे हैं तो एक प्रकार से शायद वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, बिहार की जनता को। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। दलित के किस आंदोलन के साथ वो खड़े हुए, मुस्लिम के किस आंदोलन के साथ वो खड़े हुए, ओबीसी के किस आंदोलन के साथ वो खड़े हुए। तो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा जिसका जिक्र हेमंत जी ने किया था, वो बिल्कुल सही है कि जब उस आंदोलन के साथ कहीं खड़े नजर ही नहीं आते हैं, और बावजूद अगर वो कह रहे हैं, तो एक प्रकार से वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। और ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि नेता और अभिनेता वाली जो बात आ रही है, निश्चित तौर पर की कोशिश यही की जा रही है। ये होता है ना कि शतरंज की गोटी कभी कभी एक प्यादे की मात जो होता है वो एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर ले जाता। तो पासवान, ये चिराग पासवान को प्यादे की तरह बीजेपी यूज कर रही है। अगर वो महागठबंधन के साथ आ जाते हैं तो नुकसान महागठबंधन का ही होगा। मैं तो ये कहूंगा, महागठबंधन इस चुनाव में जीते चाहे हारे, लेकिन चिराग पासवान के साथ कम से कम गठबंधन बिल्कुल न करे। क्योंकि अच्छा, एक चीज और, इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर वो चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ भी आ जाते हैं तो कितनी सीटें मिलेंगी उनको? वहां तो पहले से सीटों की मारामारी है। मैं वही कह रहा हूं, और चूंकि इन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पद का वो ताल ठोक दिया है, तो तेजस्वी कहां जाएंगे भाई? नेचुरल क्लेम अगर बनता है तो तेजस्वी का बनता है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो आखिर चिराग पासवान उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही क्यों? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। उसके पीछे लॉजिक यही समझ में आता है कि आप तो हमारे खेमे के व्यक्ति है ही, दूसरे खेमे में चले जाइए, थोड़ा बहुत खेल वहां बिगाड़ लीजिए, जो भी 5, 7, 8, 10 सीटें अगर मिल जाता है तो वह नुकसान गठबंधन का होगा ही होगा, वो हमारे फेवर की चीज हो जाएगी, अंत में वो हनुमान सिद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा संजय जी वो दूसरी चीज भी कर रहे हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हालांकि वक्फ वाले मामले से नाराजगी बनी है, लेकिन वो मुसलमानों के बीच भी आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि तीसरा फ्रंट के तौर पे ये दोनों को डैमेज करें। ऐसा नहीं, ऐसी कोशिश नहीं दिखाई देती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान 2020 में फायदा आरजेडी को हो गया था। 2020 में आरजेडी को, हाँ क्या कह रहे हैं? 2020 में उनके अलग लड़ने से आरजेडी को फायदा हुआ जी। नहीं, वो ठीक है, वो फायदा हुआ और नीतीश कुमार को नुकसान हुआ, ये बात ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या अकेले दम बनाएंगे? किसके साथ बनाएंगे? हो सकता कि दो चार पार्टी, अगर प्रशांत किशोर के साथ वो मिलके बनाते हैं या उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलके बनाते हैं, किन्हीं एक दो दलों को तो लेना ही पड़ेगा ना उनको साथ में। क्या ये अकेले वो इस हैसियत में है कि 243 जगह पे वो कैंडिडेट खड़ा कर सके और चुनाव जीत सके?
ज्यादा से ज्यादा वोट कटवा की स्थिति में होंगे, 7-8 सीटें मिल सकती है। तो मुझे नहीं लगता। क्यों डालना चाह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों कैसे रहेंगे? मैं यही कह रहा हूं कि बाय द वे देखिए, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटी। किसी भी संभावना। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी, आ रही है, आप निश्चिंत रहें, आपकी ओर आएंगे। तो राजनीति देखिए संभावनाओं का खेल है, इस बात को हमेशा मानना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा बलवती हुई है तो अकेले दम ये इच्छा तो नहीं पूरी हो सकती है जब तक 2-4 दलों का साथ इनको न मिले। मान लिया जाए 2-1 दलों का साथ, वीआईपी का मान लिया साथ मिल जाता, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, भाई साथ तो मिल ही सकता है किसी भी पार्टी का। चलिए उपेंद्र कुशवाहा का नहीं मिलता, लेकिन कहने को यह हो सकता है कि बिहार के चुनाव में एक तीसरा कोण भी उभर कर आया जिसकी अगुवाई चिराग पासवान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को यही लग रहा है कि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी तो खत्म हो गई, अब आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तो इस नाते ये जो महत्वाकांक्षा है ना, वो उनको उस ओर प्रेरित कर रही है। लेकिन इसमें यह लगे कि मोदी और भाजपा के खिलाफ विद्रोह करके ये नया स्टैंड ले लेंगे, मुझे नहीं लगता। मौका था, वक्त के ऊपर एक मौका था, उन्होंने वह मौका खो दिया। अगर उस समय वो सपोर्ट वापस लेते और कहते कि नहीं ये सही नहीं है, तो एक बार को बात समझ में आती। लेकिन अब उनके पास वो मौका बिल्कुल नहीं बचा है। जी संजीव जी, इस राउंड में जो अब हमने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संभव कैसे होगा। यदि सपना देखा गया है, कोई राजनेता ने सपना देखा है, जमीन पे वो हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन उनके साथ उनके 6 सांसद हैं, मतलब उनको इंक्लूडिंग वो। और उन्होंने बुरी स्थितियों में भी अपने को प्रूव कर लिया, मतलब बचा लिया। प्रूव क्या करेंगे, अभी तक तो प्रूव नहीं किया है उन्होंने, लेकिन बचा लिया है। तो इसको हम समझेंगे। देखिए हेमंत जी से जी कि होगा कैसे। क्या आप प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं इसमें एक भूमिका के तौर पे? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर की ओर गए हैं जो इस पूरे दोनों गठबंधनों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। वैसे कुछ बड़े लोग भी गए हैं, अभी बिरसिंह पटेल ने भी ज्वाइन किया है, और इन सब पे छोटे छोटे अपने अपने इलाके में पकड़ भी है। तो एक नेताओं का ग्रुप है वहां। प्रशांत किशोर का मैनेजरियल स्किल है और सामने एक चेहरा होगा, उसका अपना संगठन होगा। आपको लगता है कि ये इस दिशा में कुछ बात बनने जा रही है बिहार में? देखिए, आपको याद होगा कि एक बार शहाबुद्दीन ने कहा था नीतीश जी के बारे में कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि चिराग पासवान भी परिस्थितियों के नेता हैं। परिस्थिति बस वो नेता बन गए, परिस्थिति बस वो मंत्री भी बन गए केंद्र सरकार में। अभी मैं चिराग पासवान की पार्टी के यूथ विंग जो है उनका, उसकी आज एक मीटिंग हुई है, उसका प्रेस रिलीज मैं देख रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी जो है कृत संकल्पित है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये इनके यूथ ब्रिगेड की जो बैठक हुई है, इसमें ये उसका प्रेस रिलीज है, आज ही का है ये। अब बताइए कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने की जो चरचराहट हो रही है, वो क्या ऐसे ही हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि बीजेपी ने उनको कहा है कि आप ये एजेंडा लेकर के आगे बढ़िए। अब क्योंकि नीतीश जी को लेकर के जो दुविधा बीजेपी के सामने है, उससे पार पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। नीतीश जी को वो जितना भी डेंट कर सकती थी कर चुकी है। अब नीतीश जी को चाहे तो बिल्कुल झटके से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाए, जो संभव नहीं है, वो बीजेपी कर नहीं सकती है। तो नीतीश जी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उनका कार्ड तैयार किया जाए, तो उससे बेहतर चिराग पासवान से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, चिराग पासवान 2020 में आजमाए गए और बिल्कुल ही कारगर साबित हुए उस आजमाइश में, और इस बार फिर उनको आजमाया जा रहा है। अब बताइए कि मुख्यमंत्री के साथ प्रशांत किशोर नहीं थे हेमंत सर, तब उनके साथ प्रशांत किशोर नहीं थे। प्रशांत किशोर को मैं इसमें अभी नहीं गिन रहा हूं, मैं वो प्रशांत किशोर पर भी आऊंगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी जब चिराग पासवान के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये राग क्यों छिड़ गया अचानक?
ये इसलिए छिड़ गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह अंकल ने कहा है कि हमारे पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। ये जो निशांत लगातार रट लगा रहे थे, और वो रट ऐसे ही नहीं है, एक जिद्दी बालक की रट है वो। और वो आप जान लीजिए कि मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले निशांत इस पोजीशन में होंगे कि वो बार्गेनिंग के टेबल पर वो बैठेंगे। तो इसके लिए काट क्या चाहिए कि एक अपने ही बीच का एक ये जो है प्यादा, उसको मोर्चे पर लगाया जाए, और उस प्यादे का नाम है चिराग पासवान। तो इसलिए उनको लाया गया है कि अब लीजिए, अब कहा जाएगा चलिए भाई, अब तो आपकी बात तो छोड़ दीजिए, अब तो देखिए ये युवा बिहारी जो है वो आगे। शायद आपने गौर किया होगा, निशांत को लेकर के कभी भी पॉजिटिव बात चिराग ने नहीं कही है। तेजस्वी ने जरूर कही है कि भाई उन्हें आना चाहिए, लेकिन जी। और चिराग पासवान ने कभी इसका स्वागत नहीं किया। मैं समझता हूँ स्वागत भी नहीं किया है उन्होंने कोई, बहुत ही हर्षित होकर के उनको उनका वेलकम नहीं किया उन्होंने। तो ये सही बात है, इसको मैं मानता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये अचानक चिराग पासवान का जो मसला आया है, और ये इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है जिसमें कहा गया है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री, भावी बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, यानी कि जो युवा लोजपा के जो लोग हैं वो उन्होंने संकल्प लिया है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। तो चिराग पासवान को बिहार की याद आ रही है, उनको बिहार बुला रहा है, और उनके पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की का संकल्प ले रहे हैं उनकी पार्टी के लोग चिराग पासवान को। तो ये नीतीश नामक जो फैक्टर है, उस फैक्टर को पर एक तरह से एक बड़ी लकीर खींचने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो चर्चा अब दबे। अब इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए, क्योंकि अभी जो था वो एक तरफा राग चल रहा था, और बीजेपी को कुछ कहते बन नहीं रहा था। बीजेपी के नेताओं को यह कहना पड़ रहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और इधर से लगातार पोस्टर लग रहा था। अभी हाल में फिर पोस्टर लगा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो ये अभी जेडीयू मुख्यालय पर ये पोस्टर लगा है। तो क्या इससे बीजेपी को चीर नहीं हो रही है कि जो बीजेपी बिहार में अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री का सपना लिए हुए घूम रही है, उस बीजेपी को नीतीश कुमार के दरवाजे पर, नीतीश कुमार के दफ्तर में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने, या उनके सुपुत्र निशांत की ओर से लगातार बयानबाजी करने से बीजेपी असहज नहीं हो रही होगी? बिल्कुल असहज हो रही है। और इसीलिए ये चिराग फैक्टर को सामने लाया गया। अब जो रही बात प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर भी मैं बार बार कहता हूं कि वो बीजेपी के मित्र कीट हैं, एक ऐसा कीड़ा जो बीजेपी के काम आएगा, जो बीजेपी के खेत की उर्वरा बढ़ाएगा, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। तो उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रशांत जी है। प्रशांत जी 1 सीट जीते या 2 सीट जीते या 20 सीट जीते, हाइपोथेटिकल बात है, तो कुछ भी आप अनुमान लगा लीजिए, लेकिन वो काम आएंगे बीजेपी के। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जब कभी बिहार में सर काम चिराग भी बीजेपी के आएंगे, माने प्राइमरी काम, अदरवाइज स्थितियां बनेंगी तो और ये भी आएंगे। तो नहीं, दोनों मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो देखिए उसमें कई फैक्टर, अगर इस तरह की स्थितियां होंगी तो उसमें बीजेपी का पैसा, उसमें बीजेपी की ताकत, उसमें बीजेपी के साथ अलग अलग संस्थाओं का झुकाव, उस समय ईडी, सीबीआई, आईटी सब लगाया जाएगा। उसमें पैसे का बोरे का मुंह खोल दिया जाएगा। उसमें तमाम तरह के मसल पावर इस्तेमाल किए जाएंगे, पुलिस का इस्तेमाल होगा। उस समय तमाम तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल होगा, और इसमें जो टिकेगा वही ना महागठबंधन के साथ रहेगा। अन्यथा उस भागने में किसको क्या दिक्कत है? तो चिराग पासवान वो शख्स नहीं। चिराग पासवान, मैंने कहा ना कि परिस्थितियों के नेता है। वो ऐसा नहीं है कि लड़ भिड़ करके नेता नहीं बने हैं वो। और मैं मानता हूं कि रामविलास जी भी परिस्थितियों के ही नेता थे। रामविलास जी ने जमीन पर कोई लड़ाई नहीं लड़ी,
कोई लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने, हमने तो आर्टिकल लिखा था उन पर बहुत पहले जब मैं छात्र था, कि उन्होंने एक सेना बनाई थी। क्या वो कौन सेना नाम था उनकी, आपको याद है उनके? नहीं, संजय जी, रामविलास जी ने एक सेना बनाई। हाँ, तो उसके बारे में हमने ये लिखा था कि एक ऐसी सेना है जो कभी लड़ती ही नहीं है, जो सिर्फ अखबारों में दिखती है और सिर्फ बयानों में दिखती है। तो रामविलास जी की वही सेना थी। तो और उनके सुपुत्र जो हैं वो परिस्थितियों से के नेता बने हैं। तो उनसे आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो किसी ऐसी परिस्थिति में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और पूरा अपना कवच कुंडल उतार करके और मैदान में आकर के मिट्टी लगा करके और वो कुश्ती लड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये उनके बनावट में ही नहीं है। ये लड़ने वाले लोग नहीं है। तो जो लोग लड़ने वाला नहीं है वो जाएगा कहाँ? वो जाएगा बीजेपी के साथ जाएगा। ये रंजन जी ने बताया दलित सेना थी, तो कुल मिला के दलित सेना थी। तो चलिए आते हैं मन जी फिर से, यदि कोई और कंक्लूडिंग आपसे लेना होगा या आपकी कोई टिप्पणी होगी और तो बची हुई। कल से हम लोग 4 बजे एक और कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें खबरों पर ज्यादातर अपने आउटसाइड पैनलिस्ट के विचार लेंगे। हम लोग खबरों पर बातचीत करने वाले हैं 4 बजे शाम, टी टाइम राउंड अप खबरों पर। तो चलिए विनय सर, ये सारी बातचीत में हेमंत जी जो कह रहे हैं, हेमंत जी का पूरा विश्लेषण अंततः ये आ रहा है कि ये सारी चीजें हो रही, नकार नहीं रहे हैं, और ये हो रही है तो उसके पीछे मोगेम्बो खेल रहा है, यानी बीजेपी और बीजेपी, अमित शाह, ईडी, सीबीआई, सारी कहानी हो गई है। दूसरा प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर की हर एक्टिविटी यदि आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की एक्टिविटी है, हालांकि एक ऐसे राजनीति का विश्लेषण सीधे सीधे भी नहीं किया जा सकता, आने वाले दिनों में किसको टिकट देते हैं, क्या देते हैं, इस सब पर भी बात होगी, लेकिन ये दोनों फिर क्यों नहीं हाथ मिला सकते? एक दूसरा, यदि चिराग का ये वाला जो अब स्टेप है वो हकीकत है, भले ही बीजेपी उसमें प्ले कर रही हो, तो उसमें डैमेजिंग फैक्टर किधर है, और क्या उसमें थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी होगी कि 30-40 सीट भी लेकर आ पाए? 29 सीटें लाई थी 2005 में जब रामविलास जी ने, तो चाबी उनके हाथ में थी, लेकर घूम रहे थे, हालांकि चीजें दूसरी तरफ चली गई थी। जी देखिए संजीव जी, चिराग पासवान का जो मुख्यमंत्री बनना जो है, फिलहाल जैसी उनकी ताकत है उस हिसाब से उनके द्वारा जीते गए सीटों की संख्या पर नहीं निर्भर करेगी। वो निर्भर करेगी कि बीजेपी को कितनी आवश्यकता है चिराग पासवान की, या एक ऐसे दलित चेहरे की जो उसको बीजेपी के अंदर से नहीं मिल रहा है। और जो प्रशांत किशोर की जो बात कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की जो भूमिका है वो, जैसे बहुत सारे रेसिपी में बोलते सॉफ्टनिंग ऑफ द मीट, तो प्रशांत किशोर की यही भूमिका है कि जो सामाजिक न्याय वाली जो पार्टियों की जो ठोस जमीन है, जिस पर वो कोई बढ़त नहीं ले पा रहे हैं, उस पर किस तरह से जो है एक जगह बना पाए प्रशांत किशोर। तो उनका पूरा जो फोकस है वो सुशासन पे और भाई भतीजावाद वाली पॉलिटिक्स पे आक्रमण करने की है, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो है लाभ उनको मिल पाए। लेकिन ये तो चिराग पासवान उस हिसाब से है, वो मोरे कितना, अगर बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है तो चिराग पासवान भी बीजेपी का इस्तेमाल कर रही है। जी, तो लेकिन एक चीज बताइए, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चिराग भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, निश्चित तौर पे करेगा ही, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, और हर संभावनाओं को देखेगा। मेरी आवाज मिल पा रही? फ्रीज हो गई। हाँ, आ रही है, लेकिन आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं संजय जी? लगता है उधर डिस्टर्ब है। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो ये तय है कि, लेकिन
लेकिन चिराग एक पॉलिटिकल पार्टी है, एलजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो भी तो सारी संभावनाओं को जो आप कह रहे हैं वो देखेगा ही देखेगा। लेकिन प्रशांत मुद्दा तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन एक जो दूसरी चीज कर रहे हैं वो भी तो देखिए। जितने भी असंतुष्ट नेता हैं, यानी जिन्हें कहीं भी कोई जगह नहीं मिल रही है, वो सब के सब प्रशांत की टीम में है। जेडीयू से दुखी, जो कभी नीतीश जी के बहुत प्रिय थे, वर्मा साहब, वो जो है ब्यूरोक्रेट, पूर्व ब्यूरोक्रेट, कई सारे ब्यूरोक्रेट। अभी वृषण पटेल की बात मैंने कही, आप जानते हैं कि आरजेडी के उससे निकाले गए, आप ये क्या नाम देखिए अचानक से, चंद्रवंशी, हेमंत जी बताएंगे, अचानक नाम भूल गया मैं, चंद्रवंशी जो इनके साथ हैं लीडर प्रशांत जी, तो ये सब लोग हैं। तो फिर चिराग पासवान को पर क्यों नहीं आई करेंगे वो? प्रशांत किशोर से क्या आप मैनेजर की भूमिका भी छीन लेना चाहते हैं? विनय जी, विनय जी, संजय जी आप यही सवाल ले लीजिए, विनय जी को डिस्टर्बेंस है। हाँ, आप ठीक हो गए विनय जी? आप ठीक हो गए? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, पर मेरी आवाज है कि नहीं आ रही है, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप निश्चिंत बात करें। दरअसल विनय जी अभी रांची में हैं। विनय जी चलिए संजय जी आप बात करिए, फिर इनसे कंक्लूडिंग टिप्पणी लेंगे। सेम सवाल। नहीं, एक जो चीज आपने कही, प्रशांत किशोर जैसे अभी उन्होंने पदयात्रा की बिहार की, और इसके अलावा लगातार वो तमाम सारे जो असंतुष्ट नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, उनको अपने पाले में जोड़ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, उनको अपनी भी जमीन बनानी है, और उसके पीछे रीजन बहुत साफ है कि बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ एक अजीब सा एक माहौल है कि बस नीतीश कुमार गए नहीं कि लॉटरी किसी की भी लग सकती है, और उस लॉटरी के तहत प्रशांत किशोर भी सपना देख रहे हैं, चिराग पासवान भी सपना देख रहे हैं, और इसके अलावा हो सकता कुछ और नेता भी देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ दैट, मतलब एक परसेप्शन, भाई पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पे ही काम करता है ज्यादातर समय, ठीक है, रियल इश्यूज पे शायद बहुत कम काम करता है। तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर तमाम ऐसे लोगों को, असंतुष्ट लोगों को अपने साथ ला रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको भी एक प्रोजेक्ट किया जाए कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभी जो 4 उपचुनाव हुए थे, उनका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, जो भी रहा, जैसा भी रहा, तो क्या वो इस स्थिति में है कि कोई बहुत बड़ा वो चेंज ला सके? तो मैं शायद अभी मुतमईन नहीं हूं, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि थोड़े बहुत वोट या वोट कटवा की हैसियत से वह राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की एक जमीन है, निश्चित तौर पर उसकी जमीन है। और वैसी स्थिति में लेकिन अंततः यह फायदा किसे होगा? फायदा अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो वो फायदा जाएगा एनडीए को ही जाएगा, भले ये उसके हिस्सा न रहे। प्रशांत किशोर इस मामले में होशियार है, वो एनडीए का हिस्सा नहीं भी रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फायदा जो है वो एनडीए को या मोदी जी को ही तो पहुंचाएंगे। ये दोनों एक तरह से ये दोनों मिलकर के एनडीए और उसका फायदा तो करेंगे। लेकिन मेरा अपना हमेशा, यदि मुझसे पूछा जाता है इस पूरे प्रसंग में, तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बी टीम की तरह सीधे देखने के पक्ष में नहीं हूं। उनका जो मोड ऑफ एक्शन है उस पर बात हो सकती है कि वो क्या है और उसका क्या असर है। कुछ कमेंट्स ले लेते हैं संजय जी, हेमंत जी और विनय जी, किसी को कोई उस पर बात कहनी हो तो जरूर कहिएगा। और अंतिम कंक्लूडिंग टिप्पणी विनय जी के लिए बड़ी अच्छी टिप्पणी है, तो कंक्लूडिंग टिप्पणी वो कर पाएंगे ढंग से तो अच्छा होगा कि प्रशांत किशोर पर विनय सर की समीक्षा सुनना वैसा ही है जैसे भोजपुरी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला पर श्याम बेनेगल का रिव्यू। तो ये है, और हमारे आपके लिए भी उन्होंने टिप्पणी की है हेमंत जी, वो ये है कि कभी कभी मैं बी ग्रेड की फ्लॉप फिल्मों को, बी ग्रेड में भी फ्लॉप फिल्मों को देखकर मजा लेता, लेकिन उतना नहीं ले पाता जितना रेगुलरली संजीव सर प्रशांत किशोर को एंजॉय करते हैं। करना पड़ेगा, पूरे चुनाव तक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर खाने में इन लोगों की बातचीत तो है बहुत पहले से।
पीके की भी बातचीत है और प्रशांत और इनकी चिराग की बातचीत है, तो देखते हैं क्या गुल खिलाती है चीजें। लेकिन टिप्पणियां कुछ हैं जो हम लोग बातचीत को बढ़ाती है, वो टिप्पणी हम लेते हैं। ये है नंदलाल यादव जी का टिप्पणी, वो ये है कि चिराग पासवान के व्यक्तित्व और राजनीति में पासवान समाज कितना जीवित है, एक सवाल। हेमंत जी ने हालांकि ये बता भी दिया कि पासवान जाति की लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुआ चिराग पासवान के पार्टी के ही सवर्ण लीडर ने किया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो नंदलाल जी आपके सवाल का जवाब तो इधर ही है। रंजन कुमार पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार जी 70-80 सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे क्या? ये वाला सवाल है, कोई कुछ कहना चाहे इस पर तो कहें। बिना नहीं, मुझे लगता है कि 70-80 पे तो जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल सहमत नहीं होगी, ये तो बिल्कुल तय है। ये मिनिमम 90 से 100, तो वो इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि 40 सीटों पर मांझी जी की जिम्मेवारी है। अब दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है ये चिराग जी ने भी, तो अब तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाएगी कि नीतीश कौन लड़ेगा 70-80 सीट पर? भाई आप जब तक जनता के बीच में ये नोशन लेके नहीं जाएंगे कि हम कम से कम 122-23 सीट पर लड़ रहे हैं, यानी आधे पे लड़ रहे हैं, ताकि तभी तो सरकार बनाइएगा। अदरवाइज 70-80 सीट पर कौन, तो ये मुश्किल तो आने वाली है, इसका इशारा वो कर रहे हैं। नरेश पासवान के ही कह रहे हैं, कोई कुछ कहना चाहे इस पर। चुनाव के बाद नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो नीतीश राजद से हाथ मिलाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री और अपने बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं नरेश पासवान ने हेमंत जी आपको मूर्ख कहा है। इसलिए आपको मूर्ख इसलिए कहा है कि आपका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो भी चिराग पासवान को मोहरा समझते हैं वो मूर्ख है। उसके बाद उनकी ये टिप्पणी है। क्या आप मोहरा समझते हैं हेमंत जी? 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूं। चिराग पासवान ने जब खुद को अपना मोदी जी का हनुमान बता दिया था, तो वो तो हमसे पूछ करके नहीं कहा था। तो हनुमानगिरी करने का मतलब ही होता है वो मोहरा। तो जब मोहरा बन गए हुए हैं और हनुमान की जो स्थिति है राम के सामने क्या है, राम के चरणों में है वो। तो मोदी जी के चरणों में लेटे हुए चिराग पासवान को लेकर के कुछ कहने की जरूरत हमको क्या है, वो तो खुद साबित करते हैं कि मोहरा है या मूर्ख है। जी। और है दलितों के मंदिर जाने पे पिटाई करते हुए और दलित नेता चिराग टीकाधारी हैं मोदी, ये तो है, ये सब बात हो चुकी है। एक बात पाई कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की, हालांकि ये पाई है कि ये वो उसमें सारेगामा पदनी का वो जो पा नी सा, तो सुर भी है, सुर का भी मार्क है ये। तो खैर ये सामाजिक न्याय के महाभारत की बिसात बिछ रही है। इस रण में सामाजिक न्याय की हार होगी कि नहीं, बस बिहार की जनता को यह तय करना है। बिहार की जनता न भटके, अपना फैसला सुनाए। हेमंत जी कुछ कहना चाहे? मैं तो सहमत हूँ, मैं बड़ा खुश भी होता हूँ। इवन सपा बसपा भी आपस में लड़ती है तब भी मैं खुश होता हूँ कि चलिए कम से कम बात तो सामाजिक न्याय की इर्द गिर्द ही हो रही है। और उधर राहुल जी कर रहे हैं और तमाम, मतलब एकदम बात ऐसे यहाँ पे आके इस पर कोई टिप्पणी आप लोगों में से किसी की? विनय जी आपसे कंक्लूडिंग टिप्पणी लेने वाले। ये सामाजिक न्याय के महाभारत की बात पूछ रही है, इस सामाजिक न्याय की हार होगी कि नहीं, बस बिहार की जनता को यह तय करना है। बिहार की जनता ना भटके, अपना फैसला सुने। जी देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सामाजिक न्याय का एजेंडा अगर मेन डिस्कोर्स बनता है तो ये एक बड़ी बात है। और उसमें राजनीति ये अंक गणित के लिहाज से हार जीत तो अलग बात है, लेकिन ये एजेंडा अगर बनता है तो ये एजेंडा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात है। ये इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। ये एजेंडा अगर बनता है ऐसे समय में, बना हुआ भी है, चल रही है ऐसे दौर में, सोशल जस्टिस का एजेंडा मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण एजेंडा होता है अगर ये डिस्कोर्स में आता है तो। जी, पूरे देश में सामाजिक न्याय और संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी के अलावा कौन लड़ रहा है, ये सवाल है उनका। अब इस पर तो क्या कहा जाए, इस पर विनय जी से कंक्लूडिंग बाद में लेंगे। पीके चिराग जेडीयू को ही डैमेज करेगा, आरजेडी का वोटर है। अभी इस पर विनोद जी देखते हैं सीटें किसको क्या कितनी मिलने जा रही हैं, वो भी बड़ा सब पर नजर रहेगी। बिसात है ये।
जेडीयू कांग्रेस बेस्ट कॉम्बिनेशन बिहार के लिए, महादलित वोटर भी जुड़ेगा, ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन हर ख्वाहिश पे दम निकले। बीजेपी धकेल दिया नीतीश जी को उधर, और उसके बाद रोज नीतीश जी की दुहाई, ऐसे कैसे होगा। बीजेपी की सबसे भरोसेमंद बी टीम तो कांग्रेस है, बस दो ही की सत्ता रहती है, कांग्रेस या बीजेपी। ये LR भारती जी का लाइन है। और नंदलाल यादव जी कह रहे हैं कि एनडीए को यदि 2-4 सीट कम पड़े और प्रशांत किशोर के पास 2-4 सीट हो, तब प्रशांत के मुख्यमंत्री की बनने की संभावना बन सकते। सारे के सारे अमित शाह रात भर में ले जाएंगे अपनी टोकरी में। नरेश पासवान कह रहे हैं कि हेमंत जी के मंडल कमीशन की लड़ाई रामविलास पासवान से ज्यादा किसने लड़ी। ये बात तो सही है, मैं सहमत हूं नरेश जी, उनका बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल था, और बीपी सिंह जी ने उनका बड़ा सहयोग दिया था, खास करके कैबिनेट में डिफीट ना होता। और उनके सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी को मैं हमेशा भूल जाता हूँ, साउथ इंडिया से थे, मैं हमेशा LR नायक और उनके बीच वो कुछ नाम ऐसा ही था, कृष्णैया, आपको याद हो तो बताइएगा, लिखिएगा, शायद कृष्णैया थे। तो उनकी बड़ी भूमिका थी। बल्कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह ने रखा टेबल पर, और जो कांग्रेस की सवर्ण लॉबी थी उसको, सॉरी मतलब उसमें कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस से कुछ आए हुए लोग, तो वो इसको जब डिफीट करना चाहते थे, तो नीतीश ये सॉरी बीपी सिंह ने, हम लोग बिहार पे फंसे हुए, बीपी सिंह ने रामविलास जी की ओर देखा था, और रामविलास जी का स्पीच, रामविलास जी ने पावरफुली उसको, तो रामविलास जी की सच में बड़ी भूमिका थी। विनय सर, कंक्लूडिंग टिप्पणी क्या होगा। जलेबी मोड़ हमने रखा था कि जो है एकदम जिगजैग है सब, अब आप तो घूम के गए, अभी तुरंत पहुंचे वहां, जलेबी मोड़ जरूर कार से गुजरे होंगे, तो आप जरूर वहां से भी गुजरे होंगे उस इलाके से, झारखंड में आप। जो अभी जो एनडीए के जो घटक दल है, उनकी जो मुद्रा जो है ना, वो भक्ति में जो बोलते ना, सूरदास में वाले में बोलते खेलत में को काको गोसाई। तो अगर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, तो बाकी पार्टियां भी अपने दांव पर है कि उनका कितना दांव बनता है। हालांकि जो एक टिप्पणी में जो आई कि अगर 2-4 सीट कम पड़ता है तो प्रशांत जी भी अपना दावा पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये भाजपा के लिए जो है हाराकिरी होगा। और वो भले उनको 30-40 सीट भी मिल जाए, तभी भी उनका दावा नहीं रहेगा, भले बीजेपी विपक्ष में बैठ जाए, क्योंकि उनकी राजनीति पूरी खत्म हो जाए। अभी जो फिलहाल जो स्थिति है, उसमें बीजेपी किसी भी तरह जो है वो एक दलित चेहरे को ही सामाजिक न्याय वाले पिच को वो अंदर से इंटरनलाइज करे या ना करे, लेकिन वो परसेप्शन के लेवल पे जरूर ये कोशिश करेगी कि वो सामाजिक न्याय वाली धारा के विरुद्ध नहीं है, वो भले टोकन रिप्रेजेंटेशन जैसे भी करे। और मुझे लगता है कि इसी बड़ी रणनीति के तहत वो चिराग पासवान को ये बात बोलने देंगे कि वो उनको बिहार में मन लगता है, और वो उनकी दावेदारी जो सीएम की है, ये हो सकता है। पर ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी की स्थिति कितनी फंसी हुई होती है, कितना वो मैनूवर करने में स्थिति होती है, और नीतीश जी कितना दिख रही है ना सर, विनय सर, फंसी हुई इसलिए दिख रही है कि नेता नहीं नीतीश जी से छुटकारा पाने की तमाम चाहतों के बावजूद नीतीश जी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, और नीतीश जी को डैमेज करेंगे तो नुकसान होगा, तो वो लोग प्रशांत जी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, याद ये। हाँ, वही इस पे बहुत निर्भर करेगा कि नीतीश जी चुनाव में कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वो बीच में है, उनकी स्थिति बढ़ेगी घटेगी, उस हिसाब से बाकियों की स्थिति तय होगी। बिल्कुल। तो ये और इसीलिए बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को बिल्कुल भी किसी भी तरह से ये मैसेज नहीं देना चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को हराना चाहती है, भले हम जो भी समझते हैं, पर वो घोषित रूप से ऐसा कभी भी नहीं कहे। जी, तो ये है कुल मिलाकर के ड्राइंग मेमोयर। ये व्यंग जो है थोड़ा मुझे लग रहा है कि लेफ्ट को लेकर के भी शायद कर रहे हैं, और ड्राइंग मेमोयर ने टिप्पणी की थी मेरे ऊपर, निरहुआ वाला, वो क्या था, मैं जरा
सुनना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पे जब आप टिप्पणी करते हैं तो वो ऐसा होता है कि जैसे कि श्याम बेनेगल जो है निरहुआ की फिल्म का क्या टाइटल था वो, तो उस पर टिप्पणी कर रहे हो। और उन्होंने अभी कहा कि ब्राह्मण जो है हसिया और हथौड़ा लेकर के, यानी लेफ्ट का जो सिंबल है वो मुझे दौड़ा रहे हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सटायर भी है, सटायर का अपना अर्थ भी है, और इसीलिए मैं ड्राइंग मेमोयर को पसंद करता हूं। और हमसे नाराज हो गए थे तो मैं दुखी भी था, मैं चाहता था कि वो रेगुलर आए। नरेश जी, एक बात यदि आप वापस ले लें तो मैं आप ही की बात से कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो चिराग पासवान को मोहरा कहेगा वो मूर्ख होगा। यदि आप इसको वापस कर लेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वापस कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि आपने वापस कर लिया, और अब कंक्लूड कर रहा हूँ। कल 4 बजे भी मिलेंगे और 11 बजे सुबह तो मिलते ही मिलते हैं, जो हमारा अपना रेगुलर कार्यक्रम है जरा हटके, और 4 बजे मिलेंगे राउंड अप पे खबरों को लेकर के। यदि आप मूर्ख मानना नहीं मानते हैं तो मैं हेमंत जी से डिफर करता हूं। वो ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं, उन्होंने आउटराइटली रामविलास जी को खारिज कर दिया, लेकिन कुछ बातों में मैं रामविलास जी को देख रहा हूं कि कई बार धारा के विपरीत उन्होंने स्टैंड लिया, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ चुनाव लड़ जाना हो, चाहे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बेलछी मामले में आवाज उठाना हो, चाहे 2002 में अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना हो, जो कि बीजेपी और उस समय मोदी का भी उभार था, और उन्हें नहीं पता था कि 2004 में बाद में, इसीलिए लालू जी ने हालांकि उनको मौसम विज्ञानी कह दिया था। लेकिन ये चीजें कई बार उन्होंने स्टैंड लिया है, होता है, कई मजबूरियां, कई सारी चीजें होती हैं राजनीति में, कोई कहां कहीं पहुंच जाए। लेकिन अंतिम दिनों में कहा जाता है कि 2014 में वो नहीं चाहते थे कि मोदी जी के साथ जाएं, लेकिन चिराग पासवान की बड़ी भूमिका थी उधर ले जाने में, कन्विंस चिराग पासवान ने ही किया था। उसके बाद चिराग के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या क्या हुआ। उन्होंने अपनी राजनीति बचाए रखी, उन्हें उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश भी हुई, लेकिन वो हनुमान बन गए और अब सीएम बनना चाहते हैं। हनुमान से सीएम तक की यात्रा देखना है बिहार की राजनीति में क्या सब होने वाला है। फिर मिलते हैं कल, मनोरमा का एक प्रोग्राम है रिवर्स टॉक, कल 9 बजे तो मिलेंगे, सुबह 11 बजे और शाम को टी टाइम में 4 बजे। नमस्कार। सारे आउटसाइड पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे